नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनका 25 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, अमेरिका और चीन की झगड़े में चीन जीत गया है। हाँ जी, ऐसा क्या हो गया? देखो, जो कनाडा का हमेशा पीएम होता था वो एक पपट हुआ करता था अमेरिका का। मतलब जो अमेरिका बोलेगा वही मानेगा। और लगभग 10 साल बाद क्या कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना 2017 में गए थे और अभी गए हैं, और वो भी एक आध दिन के लिए नहीं, 4 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। हाँ जी। और वो कनाडा चीन के साथ में ऐसी डील करके आ गया है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका को होने वाला है। अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं, फोर्ड और टेस्ला जैसी, उनकी जो गाड़ियां हैं वो चाइना में, अमेरिका में वहाँ बिकती है, कनाडा में। और अभी तक कनाडा 100% टैरिफ लगाता था चीन के ऊपर, लेकिन अब उसे घटा के 0 कर दिया है। अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार कितना करता है, तो कनाडा जो है वो अमेरिका के वो चीन के साथ में 120 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करता है। 118-19 का जो आंकड़ा है वो है 18.91। तो 119 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, जिसमें 19 बिलियन, मतलब 90 बिलियन डॉलर के आसपास, 88.85%, 88 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है और कम मात्रा में इंपोर्ट करता है। मतलब काम कम, पैसा ज्यादा। तो इसका मतलब व्यापारिक घाटा कनाडा को चीन के साथ में व्यापार करके घाटा होता है। हाँ जी। लगभग 120 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, जिसमें चाइना से खरीदा 90 बिलियन डॉलर का माल और बेचा कितने का? मात्र 18 से 20 बिलियन डॉलर का। तो इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट में रहता है कनाडा, उसके बाद में भी जाके व्यापार कर रहा है। ये ट्रम्प की आंखें में खून की खोल रहा है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि यार ये तो गलत किया तुमने। मतलब ये तो डायरेक्ट एक तरह से अमेरिका को इम्पेक्ट करना चाह रहे हो आप। इनकी बात बिगड़ी कब थी? इनकी बात बिगड़ी थी, एक हुआवे का अधिकारी था, वो अमेरिका के कहने पे उसको अरेस्ट कर लिया गया था। आगे चलते हैं। देखो, इसका दूरगामी अगर देखो ना, तो अमेरिका को नुकसान होने वाला है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप व्यवहार करते हैं, जिस तरह से अपने अधिकारियों को अपने से जो, मतलब सबको हीन भावना से देखते हैं, बोले मैं दुनिया का राजा, मैं जैसा चाहूँ वैसे कर दूं। ऐसा ही यूरोप के साथ में भी हो रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ में एक ठगा ठगा सा फील हो रहा है, ऐसा समझ लो। शुरू में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो यूरोपियन यूनियन को साध के इस तरह से पेश करा गया था कि जैसे आप अपनिच भगवान है। मतलब अपनी इतनी इज्जत हो रही है कि वो पच नहीं रही। ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया कि तुम रूस से व्यापार बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तमाम गलफतें कर दी। और उसके बाद में उनकी ऐसी फजीयत कराई। अभी जर्मनी में पिछले 6-7 दिन पहले की बात है, लाइट नहीं थी। कारण क्यों नहीं थी? कारण ये है कि पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पा रही रूस की तरफ से। वो उस वाले मैटर पे आएंगे, लेकिन अभी तो इस बात को समझो कि 10 साल बाद जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो चीन जाते हैं, और चीन में डायरेक्ट सी जिनपिंग से नीचे वाले अधिकारी से मिलते हैं। और जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना की वहां जाती थी, उस पर 100% का टैरिफ लगता था, अब उसे घटा के लगभग 5% पे कर दिया। मतलब 0। इसका मतलब चाइना की BYD जैसी कंपनियां वहां जाएंगी, धड़ल्ले से कार बेचेंगी, और अमेरिका की जो फोर्ड है और टेस्ला है उन्हें डायरेक्ट टक्कर मिलेगी। क्योंकि ये जो दो देश हैं, पहले अमेरिका और दूसरा चीन, ये दोनों देश इंटरनली रूप से एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगे हैं। और लेकिन चीन लड़ रहा है दिमाग से, और ट्रम्प लड़ रहे हैं जुबान से। ट्रम्प तो जो बोलता है चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा। और उससे हो क्या रहा है? उससे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी छा रही है। बॉन्ड मार्केट हिल रही है। बॉन्ड मार्केट में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 1-1 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदते हैं, वो बॉन्ड बेच रहे हैं अमेरिका के। बोले यार बॉन्ड बेचो और बदले में डॉलर लो, उसे एसेट, दूसरी एसेट में शिफ्ट करो, चाहे गोल्ड लो चाहे तो सिल्वर लो। क्योंकि जब भी गोल्ड और सिल्वर कब भागता है? जब विश्व के अंदर अनसर्टेनिटी हो। मतलब जब ये तय नहीं हो कि कब किस देश पर हमला हो जाएगा, कब किसके साथ क्या हो जाएगा, तभी गोल्ड और सिल्वर भागते हैं। तो इसीलिए अमेरिका को ये दूरगामी व्यापार जो करा है, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अब आ जाते हैं हम अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं। एक तो है तुम्हारा काबुल, जो काबुल वाला धड़ा है, दूसरा है कंधार वाला धड़ा। दरअसल काबुल और कंधार का लफड़ा क्या है? देखो, जो काबुल में जो धड़ा बैठता है वो वहां से सरकार चलाते हैं, और जो कंधार है ना, कंधार के अंदर जो है वो वहां पे क्या है, वहां से इनका जो एक सबसे बड़ा लीडर है ना, वो है अम, सर बहुत कम नाम आता है, अकजुम अखजुल्ला, ऐसी कुछ नाम है, मैं याद नहीं। अखुनजदा, अखुनजदा,
अखुनजदा है जिसने अभी 29 सितंबर 2025 को एक फरमान जारी कर दिया कि देश के अंदर ना टीवी चलेगा, ना नेट चलेगा, ना मोबाइल चलेगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ नहीं चाहिए, हमें इंटरनेट कुछ नहीं चाहिए। मतलब कट्टर अखुनदजा जो है ना वो मतलब एक तरह से पहले वो क्या मौलवी थे और वो जो तालिबान को एक तरह से संस्थापक ही माने जाते हैं, और उन्होंने बोल दिया अखुंदजा ने कि भी अब ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ना नेट चलेगा ना मोबाइल चलेगा। और ये जो काबुल में जो बैठते हैं, काबुल वालों का क्या है कि ये नेट पे आ गए बहुत दिन से, तो इनका जो बीबीसी न्यूज है, राइटर्स है, जो बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी है, वो इन्हें कवर करने लगे कि इनके बारे में सोच तो देखो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में। और इन्हें मतलब जब जहाँ इनको लोग बाग देखते ही बोलते थे कि शूट कर दो, मार दो, अब इन्हें इज्जत जरूरत से ज्यादा मिल रही है, तो कोई अपनी भगवान वाली फीलिंग आ रही है। तो उसमें हो क्या गया, उसमें ये हो गया कि जैसे अखुनजदा है ना जो इनके सुप्रीम लीडर है, जैसे खामनेई है ना ईरान में, ऐसे ही अखुनजदा जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने बोल दिया कि हमें नेट वेट कुछ नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस वही तीर कमान धनुष बाण वाली स्थिति में रहेंगे। तो अंदरूनी फूट डल गई। अंदरूनी फूट डलने के चलते तीसरे दिन ही नेट बहाल कर दिया गया, टीवी जो रोक लगाई गई थी वो हटा दी गई। और दूसरा एक और धड़े में इन्हीं के, जो कि काबुल वाला धड़ा है, इसी की तरफ से एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि हमारी देश की लगभग 2 करोड़ महिलाएं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो अखुनजदा हैं, जो कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे महिलाएं हैं उन्हें शिक्षा मिले। मतलब वो बिल्कुल कट्टर इस्लाम वाली बात करते। तो ऐसे करके हालांकि उस दिन से बाद में उनका जो जिन मंत्री ने बयान दिया था, उन मंत्री का कोई पता नहीं चला कि वो है कहाँ, है भी या नहीं भी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये परिस्थिति नजर आ रही है कि मामला गड़बड़ है। वही अफगानिस्तान की टोटल अगर पॉपुलेशन भी देखोगे तो इतनी थोड़ी है, 2 करोड़ महिलाओं को बोल दिया कि नहीं पढ़ेंगे। अखुनजदा अलग चल रहे हैं। अखुनजदा ये मान लो उन्हें किसी से आवश्यकता नहीं है कोई भी कुछ काम करवाने की। और जो काबुल वाला जो एक धड़ा है, जो उनकी सरकार कही जाती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो अलग चीज है। उन्होंने अपने से नाम रख दिया, मैं प्रधानमंत्री हो, उससे वो इस तरह से वाली सरकार चल रही है। तो वो जो काबुल वाला धड़ा है वो क्या है, थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है उसके चलते। और ये जो कंधार वाला है, ये ज्यादा सुप्रीम लीडर वाली फीलिंग रखते हैं। इसमें पाकिस्तान का एंगल कहाँ से निकल के आता है? देखो जो तालिबान सरकार है ना, इसने बड़े बड़े उद्यम मचाए हैं। पहला जो तालिबान है ना, इसे जन्म देने वाला कौन है? अमेरिका है। हाँ जी, अमेरिका के कारण ही तालिबान का जन्म हुआ था। तालिबान में पहले यूएसएसआर का मतलब एक तरह से यूएसएसआर समर्थक काम हुआ करता था, यूएसएसआर ही हुआ करता था, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है ना उसे कंट्रोल करने के लिए यूएसएसआर अपना जमा के रखता था। लेकिन जो तालिबान है, तालिबान मतलब तालीम लेने वाले, तालीम मतलब शिक्षा। तो इस्लाम की शिक्षा लेने वाले जो बच्चे थे, नई नई युवा उम्र के युवा, उन्हें इकट्ठा किया अमेरिका ने, उन्हें फाइटर अपने हथियार पथियार चलाने सिखाए, और उन्हें एक तरह से यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल किया। यूएसएसआर को तो उखाड़ फेंका, लेकिन बाद में अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। हाँ जी, अमेरिका के बाद में जो 26/11 का हमला नहीं हुआ था, वो अमेरिका में जो फाइटर जेट नहीं भिड़ा दिया था, तो हुआ क्या, अमेरिका 20 साल तक यहाँ भिड़ता रहा। 20 साल बाद 2020 में अमेरिका को ध्यान आया कि अपन नहीं कर पाएंगे इससे, तो वो छोड़ के चला गया। पाकिस्तान का एंगल ये है कि पाकिस्तान को तो जो पैसा देगा उसी के साथ में वो मिल जाएगा। परिस्थिति ऐसी गंभीर बनी हुई है कि भैया वर्ल्ड में समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ईरान में तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, वेनेजुएला में देख ही रहे हो तुम, उधर वो अलग नहीं मानता। किम जोन उन वो कह रहा भाई छोड़ दे सब, मादुरो को नहीं मिसाइल मार दूंगा मैं, वो आप मान नहीं रहा, वो बल्लम बन रहा अपने आप में। दूसरी बात है, रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होता नजर नहीं आ रहा। इधर हो सकता है चाइना ताइवान पे ऊपर ना हमला कर दे, और चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो जापान ताइवान को बचाने आएगा, और जापान ताइवान को बचाने आएगा तो जापान पे हमला करेगा चीन, और जापान पे हमला तो अमेरिका जापान को बचाने आएगा, क्योंकि जापान की गारंटी लिए बैठा है अमेरिका। और अगर अमेरिका पे हमला होता है क्योंकि वो बचाने आएगा, तो नाटो का हमला मान लिया जाएगा, मतलब 32 देश चाइना को मिलकर मारेंगे। परिस्थिति उलझी से नजर आ रही कि हो क्या रहा समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो सोना चांदी आपको दिख रहा है ना, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, वो कारण ये है कि अनसर्टनिटी बनी हुई है ग्लोबल में।
मेरे एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा था, वो दरअसल बोलना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड में और जो ईटीएफ में क्या अंतर होता है। देखो सबसे पहले ये समझो कि जो म्यूचुअल फंड है ना, उसकी दिन में एक बार एनएवी बदलती है। जो नेट एसेट वैल्यू होती है ना, वो जो कल की आज जब सेटलमेंट हो गया म्यूचुअल फंड का, तो केवल एक दिन में एक बार एनएवी बदलती है। और जो ईटीएफ होता है ना, उसकी जो एनएवी होता है ना, वो इंडिकेटिव एनएवी कही जाती है। मतलब वो बाजार के साथ में फ्लक्चुएट होती है। कई बार बायर्स ऐसी गलती कर देते हैं ईटीएफ खरीदते समय। मान लो किसी ईटीएफ का जो भाव है ना, वो 10 रुपये और 50 पैसे है ना, और आपने उसे बाय करते समय गलती से 105 रुपए की बिड डाल दी बाय की। और कोई जो एक्टिव ट्रेडर है और वो जिसने सेल करना है ना, वो समझ गया कि बाय की 105 की डली है, और उसने जितना ऑर्डर तुमने डाल रखा ना, सेम अगर उसने 105 भर के डाल दिया ना, तो तुम्हारा उसका जो ऑर्डर है वो मैच हो जाएगा, और वो फुल्ली एग्जीक्यूटिव हो जाएगी उसी रेट पे। इसीलिए आपको दिखता है कि जो ईटीएफ है ना, ईटीएफ के अंदर एकदम से स्पार्क तेजी आती है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यही कारण है कि ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में ये अंतर होता है। तो जो ईटीएफ की जो एनएवी होती है ना, वो बदलती रहती है। मतलब जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ऐसे ऐसे बदल जाती है। और जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, वो शाम को सेटलमेंट होने के बाद बदली जाती है। तो एक दिन में एक बार एनएवी बदलती है म्यूचुअल फंड की, जो आप एसआईपी वगैरह करते हैं ना, जहाँ भी लमसम करें। और जो ईटीएफ होता है, उस ईटीएफ की जो एनएवी है, वो बाजार के हिसाब से बदलती बदलती रहती है, मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है। ज्यादातर मेरे से एक मित्र मेरे से पूछ रहा था कि ये जो पीएमएस है ना, मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं, ये बड़े क्लाइंटों को क्यों ढूंढते हैं। तो यार ये बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन करते हैं। जनरली मैं ये बताता तो नहीं किसी से, क्योंकि ये थोड़ा सा रेवेन्यू से रिलेटेड का मामला है, लेकिन चूंकि बताना पड़ेगा जब वो पूछा है तो वो जो पीएमएस होता है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इसका जो टिकट साइज होता है वो 50 लाख रुपया होता है। ठीक है, आप मोटा मोटा समझ लो। अब ये जो आदमी 50 लाख रुपए लगा रहा है, या मान लो कि 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उसका सिंपल फंडा रहता है इतने बड़े रिस्क को वो 12% का वो अब पीएमएस वाले से ही बोलता है कि भाई मुझे, मैं सबसे पहले तो आपको खरीदने बेचने की कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि आप पीएमएस में निवेश करें कि ना करें, मैं आपको कोई भी इंकरेज नहीं कर रहा कि आप वहां पैसा लगाओ तो आपको इतना परसेंट बन जाएगा। सबसे पहले ये समझ लो कैसे होता है, ये नॉलेज पर्पज से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी करना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करना। पीएमएस को ज्यादा तक क्यों परफॉर्म करते हैं, ऐसा समझ लो कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं ना, मान लो ऐसे समझ लो मैं पीएमएस चलाता हूँ, तो पीएमएस वाले 20% से लेकर 30% तक उनका फिक्स होता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, उस पर हम 20 से 30% चार्ज करेंगे। कुछ पीएमएस 20% चार्ज करते हैं, कुछ पीएमएस 30% चार्ज करते हैं, लेकिन प्रॉफिट का 20% चार्ज करते हैं। मैं मिनिमम लेकर चलता हूँ। ऐसा मान लो आपने 50 लाख रुपए लगाए, या आपने 50 लाख रुपए लगाए, ऐसा करके टोटल 20 क्लाइंट हो गए, तो उसके पीएमएस में कितने रुपए लग गए, 10 करोड़ रुपए लग गए। ठीक है, 50 लाख इज इक्वल टू 10, तो 5 करोड़ इज इक्वल टू 10, मतलब 20 आदमियों से पीएमएस के मिलके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस 50 लाख वाले 20 आदमी है उसके पास में, बस ज्यादा नहीं, कोई घसोड़ नहीं। आपको देखने से लगा यार क्या है। अगर वो अपने एक्टिव, अपने पढ़ने के कारण, अपनी नॉलेज के कारण उन्हें साल भर में 15% का रिटर्न भी निकाल देता है ना, 15% का, बहुत ज्यादा नहीं बोला मैंने। मैंने कुछ नहीं बोला रॉकेट साइंस है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मतलब मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख में 1,15,000 कमा के देने हैं, बस बात खत्म। जाहिर सी बात है। और उसके पास 20 क्लाइंट है, और उन्हें 20 क्लाइंट का 50 लाख इज इक्वल टू 20, मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ पे अगर उसने 15% का भी रिटर्न निकाला, तो कितने हो गए टोटल, 1.5 करोड़ मान गए। अब एक क्लाइंट पे आ जाओ, आप अपने घर में जाओ। एक क्लाइंट 50 लाख लगाए, 50 लाख पे 15% का रिटर्न निकाला, तो 7.5 लाख का रिटर्न निकाला। 7.5 लाख पे अगर उसने 20% अपना चार्ज किया, तो 1.5 लाख रुपए उसके हो गए। और 6 लाख रुपए जिसने 50 लाख लगाए थे उसके हो गए। तो मतलब 50 लाख पे 6 लाख, इसका मतलब 12 पंजे 60, तो मतलब 12% का रिटर्न उसे सेफ आ गया, बराबर है। 20% उसे भी चला गया प्रॉफिट में से। अब जिसे 20% गया, उसका एक व्यक्ति से 1.5 लाख गया, है ना, क्योंकि 50 लाख पे 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मतलब 50 लाख पे एक क्लाइंट से। अगर एक क्लाइंट से 1.5 लाख है, तो 10 क्लाइंट से कितना होगा, 15 लाख। और 20 क्लाइंट से कितना होगा, 20 लाख, ओ सॉरी 30 लाख। अगर उसके पास में 20 क्लाइंट है, और उसने 20 क्लाइंट का पीएमएस, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, बस उसने फिक्स कर रखा कि भाई आपको 12% में कमा के दूंगा, बात खत्म। कोई भी फंड मैनेजर है, उनने बोल दिया तुम तो मेरे कहने पे लगाओ, मैं बैठा हूँ तुम्हारा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में, तुम लगाओ इसमें 50 लाख, मैं तुम्हें इस पर 6 लाख रुपए साल में कमा के दूंगा। कोई भी लगा लेगा। बैंक 7% दे रहा है भाई, बैंक 7% दे रहा है, बैंक 3.5 लाख रुपए कमा के देगा, तो वहां उसे 6 मिल रहे हैं,
तो ठीक है, 2.5 लाख फालतू मिल रहे, और बोले रिस्क की कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ। रिस्क मतलब जो भी कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाता है तो ज्यादातर उसका रिस्क रहता है कि भाई रिस्क रहेगा पोर्टफोलियो में उसी के, पर चूंकि वो उसे मैनेज करता है, पैसा जरूर क्लाइंट का लगा रहता है, लेकिन वो पूरा अल्टीमेटली डंडा लिए उसी पे बैठा रहता है, बोले मारूंगा मारूंगा, ये ले ये बेच ये बिल ले, तो उसी के हिसाब से चलता है, ऐसा समझ लो। तो उसका जो पीएमएस चला रहा है, जिसके पास 20 क्लाइंट है, उसके साल के कितने हो गए? उसके साल के कितने हो गए? 30 लाख रुपए। अगर आप 30 लाख रुपए साल के मानोगे तो मतलब 2.5 लाख रुपए उसके महीने के हो गए, बराबर है। और 2.5 लाख रुपए महीना, वो केवल 20 क्लाइंटों से, मैं 50 क्लाइंट 100 क्लाइंट नहीं बता रहा कि आप अच्छी पकड़ है, आप 100 क्लाइंट रख रखे हो, मैं कह रहा हूँ 20 ही क्लाइंट रख लो। 20 क्लाइंट है आपके पास में, तो आपको 30 लाख रुपए साल के आएंगे, मतलब 2.5 लाख रुपए महीने के आएंगे। 2.5 लाख रुपए महीने के आएंगे, इसका मतलब आप मोटा मोटा हिसाब जोड़ कर देख लो कि भाई ऐसा पकड़ लो 9,000 रुपए के आसपास, 9 साढ़े 9 हजार रुपये पर डे के आएंगे। तो इसीलिए जो भी पीएमएस चलाते हैं, मतलब जो भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो आरआई होते हैं, वो पढ़ते बहुत ज्यादा हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना उनकी मजबूरी, चॉइस नहीं है, मजबूरी है। अगर वो पढ़ेंगे नहीं, अगर वो नॉलेज नहीं लेंगे, तो भाई मान लो किसी की एज 60 साल है, उसके एक बार कहने से उनने पूरे पैसे लगा दिए। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, मैं थोड़ा सा, मतलब अगर मैंने बोल दिया फलाना शेयर उठा लो, मैं पहले बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, कोई खरीदने बेचने कोई राय नहीं, उठा लो, तो अगलों ने ये भी नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है, उठा लिया, बात खत्म, बेच दो, बेच दिया। वो तो दिमाग लगाना ही नहीं। भाई सपोज करो, जो व्यक्ति जिस काम के लिए बैठा उसका तो वही काम है ना, तुम बल्लम बन रहे। जो पीएमएस होते हैं ना, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं ना, वो उनका जो प्रॉफिट होता है उसका 20% लेते हैं, फिक्स है, नियम है। अब कोई 30% भी लेता है, कोई सालाना भी चार्ज करता है, कोई ऐसे भी करता है कि भाई आप पीएमएस, मैं आपका पीएमएस चला रहा हूँ, और आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास निकाल देते हैं कि आपसे भाई हम 3,000 रुपये महीना लेंगे। तो वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए है, तो 12% के आसपास आपको रिटर्न अगर कोई निकाल के दे दे रहा है तो बेटर है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो भैया सिंपल बोलता हूँ, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, भैया तू बैंक 7% दे रहा, तो 8% की उम्मीद कर ले, और बस ठीक है, बैठा रहे। उससे क्या होता है? उससे आदमी के मानसिक तनाव नहीं रहता। मैं कह दूं मैं तुझे 15% निकाल के दूंगा, 20% मेरा, वो तू कहेगा हाँ फतवे जारी कर रहा, अलग मैं ले रहा। क्योंकि धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल हुए, समय आने पे सब हो जाता है। जो पीएमएस चलाते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं, उनके लिए ये आम है। अब तो सेबी ने हालांकि इसको जो टिकट साइज है वो घटा के 20 लाख भी कर दिया है। जो 50 लाख है उसको घटा के 20 लाख कर दिया, वो मैनेज करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास है। पर चूंकि उसमें मगजमारी भी करनी पड़ती है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे से कोई फंड को लेकर के बात करेगा तो मैं उसको पूरा हिस्ट्री निकालूंगा कि भाई कितनी लायबिलिटी है, कितने एसिड हैं, क्या है, बहुत माथा पच्ची करनी रहती है। फिर उसके बाद में उसको अलग अलग एसेट क्लास में लगाना, अलग अलग उसको ट्रैक करना टाइम टू टाइम, मतलब बहुत टफ होता है। तो जो भी कुछ करें वो वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। क्या शेयर मार्केट दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन जरूर करें। थैंक्स।